नमस्कार दोस्तों, पीवाईक्यू की आज दूसरी क्लास है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी लिमिटेड टू। इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इमरजेंसी के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। हमारे संविधान में 3 तरह के आर्टिकल का चर्चा है और आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तीनों में तीनों आराम से याद कर लीजिएगा। देखिए, एक है आर्टिकल 352 जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, अब इसको याद कैसे, एक याद रखिए 352 केवल याद रखिए और इसमें क्या 4 ऐड कर दीजिए, यानी फिर हो जाएगा आर्टिकल 356। इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में लगता है। दो हो गया, इसमें फिर 4 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 360। ये फिनेंशियल इमरजेंसी है। वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। याद कैसे रखना है हम लोग को, एक याद रखना है 352 याद रखना है कि 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल है। बहुत टफ, सबसे कड़ा आपातकाल यही है और उसमें 4 जोड़ते जाना है। 3 तरीके का आपातकाल याद रखना है हम लोग को। 3 तरीके का इमरजेंसी होता है। पहला इमरजेंसी 352 जो नेशनल इमरजेंसी कहते हैं उसको, फिर उसमें से 4 ऐड कर देंगे तो 356, ये हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल, और इसमें से फिर 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 360। बस, ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 ग्राउंड पे लगता है। 3 आधार है इसके लगने का। पहला आधार क्या है, जब वॉर होता है तब। दूसरा आधार क्या है, जब कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है यानी बाहरी आक्रमण। तीसरा आधार क्या है, सशस्त्र विद्रोह। यही 3 आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक, देखिए सबसे पहले जानने वाला क्या बात है, जो सशस्त्र विद्रोह है, इसका नाम सशस्त्र विद्रोह स्टार्टिंग से नहीं था। इसका नाम पहले था आंतरिक अशांति। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको चेंज कर दिया गया और चेंज करके सशस्त्र विद्रोह लगाया गया। हुआ था क्या कि नेशनल इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी क्या की थी कि नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। ये बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिसको लेकर बार बार आज भी उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो एक अब जो नेशनल इमरजेंसी है ये 3 बार लग भी गया है। अब तक 3 बार लगाया गया है। कब तक कब लगाया गया है देख लीजिए। एक बार 1962 में लगा था जब चाइना का वॉर हुआ था, चाइना से वॉर हुआ था। फिर एक बार लगा 1971 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा था, और एक बार लगा 1975 में। ये आंतरिक अशांति के नाम पे इंदिरा गांधी इसको लगाई थी। तो 3 बार टोटल लग चुका है ये। देखिए आपातकाल लगेगा कैसे, तो कैबिनेट जो होता है ये रिटन में अनुशंसा करता है राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। पहले ये रिटन में नहीं था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसको रिटन कर दिया गया। उसके बाद पार्लियामेंट का क्या रोल होगा वो देखते हैं। कि जैसे आपातकाल लगा उसके 1 महीना के अंदर, 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। 1 महीना के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल मतलब सहमति। अब जो सहमति होता है वो होता है एक स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। ये बहुत टफ है, को विशेष बहुमत कहा जाता है। ये बहुत टफ प्रोसेस है कि नेशनल इमरजेंसी कोई छोटा मोटा बात नहीं है। बहुत सारा नेशनल इमरजेंसी कोई छोटा मोटा बात नहीं है, तो इसलिए इसका जो प्रोसेस है लगाने का वो बहुत बहुत टफ है।
तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये स्पेशल मेजोरिटी है, इसका यूज होता है। दूसरा चीज, ये एक बार अप्रूवल मिल गया 1 महीना के अंदर तो इमरजेंसी लग जाएगा, लेकिन कब तक रहेगा? तो 6 महीना तक रहेगा, 6 मंथ तक। 6 महीना के बाद, 6 महीना के बाद फिर संसद में आएगा और फिर संसद में फिर अप्रूवल मिलेगा, फिर सहमति, और फिर सहमति के बाद फिर 6 महीना तक। ऐसे कर करके इसके पीरियड को हम इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं, कितना भी दिन तक नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। ये बस एक बार में 6 महीना, उसके बाद फिर से पेश कीजिए। देखिए 44th अमेंडमेंट जो था ये बहुत कुछ बदलाव लेके आया था। उन बदलाव को हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट करता है एग्जाम में, बार बार। पहला बदलाव क्या था कि पहले जो था वो लिखा हुआ था आंतरिक अशांति, उसको हटा दिया गया, और अब क्या लिख दिया गया, उसके बाद आर्म्ड रिबेलियन लिख दिया गया। दूसरा था कि कैबिनेट को रिटेन में सलाह देना कंपलसरी कर दिया गया था। किसको? प्रेसिडेंट को। तीसरा जो बदलाव था कि पहले 2 मंथ का पार्लियामेंट के पास टाइम होता था उसको पास कराने का, उसको हटा के 1 मंथ कर दिया गया कि 1 मंथ के भीतर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लेना है, अदरवाइज जो भी नेशनल इमरजेंसी आप लगा है वो खत्म हो जाएगा। चौथा जो बदलाव किया गया था, जो बहुत बहुत बड़ा बदलाव था, वो ये था कि पहले सिंपल मेजोरिटी था, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, उसको हटा के स्पेशल मेजोरिटी कर दिया गया। ये स्पेशल मेजोरिटी बहुत टफ है। पांचवा जो बदलाव किया गया वो इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दोनों को आप कट नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सारे फंडामेंटल राइट को आप कट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ। आर्टिकल 356 के बारे में देख लेते हैं, यानी प्रेसिडेंट्स रूल। देखिए जब किसी भी स्टेट का मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं काम करता है तब क्या होता है कि उस समय प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। गवर्नर रिकमेंड करते हैं और फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो पहली बार कहां लगा था? तो 1951 में पहला बार पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद किसी स्टेट में वहां भी पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन अंतर है, नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ के अंदर आपको अप्रूवल लेना था, यहां 2 मंथ का है। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी में हम लोग देखे थे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए था, यानी ये आसान है। मेजोरिटी क्या होता है? 50% प्लस 1। किसका 50% प्लस 1 है? जो भी प्रेजेंट है और जो वोटिंग में भाग ले रहे हैं उनका। तो सरकार का बहुमत तो रहता ही है संसद में, तो वो आराम से लग जाता है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल आसान है लगना। अब बिहार, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिहार में अब तक 8 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। पहली बार कब लगा था? 1968 में, और आखिरी बार कब लगा है? 2005 में। यानी 1968 से 2005 में 8 बार प्रेसिडेंट रूल बिहार में लग गया है। और इसको थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी में खास करके हम लोग जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना कि अरे ये थोड़ी पूछेगा, और वही क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आप लोग भी फील किए होंगे कि लगता है कि छोटा छोटा ये सब चीज इसको इग्नोर करो, बड़ा बड़ा चीज पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पूछ लेता है। तो कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार। पहली बार कब लगा था? 1968 में। दूसरी बार और लास्ट कब लगा है? 2005 में, जब राबड़ी देवी सीएम थी यहाँ की। याद रखिएगा, यहाँ पे ट्रैप क्या करेगा, यहाँ पे ट्रैप क्या कर सकता है कि नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ के अंदर चाहिए अप्रूवल, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में 2 मंथ। इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड जो हम लोग इमरजेंसी देखे थे वो था आर्टिकल 60 वाला, यानी फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। देखिए वित्तीय आपात कब लगता है? जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, कैबिनेट को, कि
देश का दिवालिया होने वाला है या दिवालिया हो जाएगा, तब उस समय मतलब मनी क्राइसिस होता है, उस समय नेशनल इमरजेंसी, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाता है। ठीक, तो उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का। हाँ, अप्रूवल चाहिए। कितना? 2 महीने का। मेजोरिटी कौन सा लगता है भाई? सिंपल लगेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सा मेजोरिटी चाहिए था। वहां पे स्पेशल था। वहां पे कितने दिन के अंदर अप्रूवल लेना था नेशनल इमरजेंसी में? 1 मंथ के अंदर। यहाँ पे 2 मंथ के अंदर है। तो ये सब यानी कि सिंपल समझ जाइए कि जो नेशनल इमरजेंसी है जिसको हम लोग आर्टिकल 352 में देखते हैं, इसमें क्या चाहिए? 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल। दूसरा चीज, रिटर्न में चाहिए कैबिनेट का एडवाइस। तीसरा क्या चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये सब चाहिए नेशनल इमरजेंसी में। और बाकी का जो 2 इमरजेंसी हम लोग देखे थे वो आर्टिकल 356 60 प्लस 356, इसमें एक तो 2 मंथ का चाहिए, 2 मंथ के अंदर अप्रूवल, उसके बाद सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, एक चीज को याद रखिएगा। ठीक, तो इमरजेंसी से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये 68 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 68 बीपीएससी में। ये क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से क्या रिलेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जुरिस्डिक्शन है और उसका पावर है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बार बार इस क्वेश्चन पे पूछते रहता है। देखिए, पहला जो इसका जुरिस्डिक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं मूल अधिकार क्षेत्र। इंग्लिश में जिसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाया जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम लेके चले जाएंगे, तो वो हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जैसे सेंटर और स्टेट के बीच जो लड़ाई हुआ, सेंटर और जैसे बिहार और कल को बिहार और सेंट्रल के बीच में कोई झगड़ा हुआ, कहां जाएंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक, 2014 में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो कहां जाया जाएगा। ठीक, एक चीज यहां पे ट्रैप समझिएगा। ट्रैप ये है कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन नहीं है। 262 का यूज करता है पार्लियामेंट, तो ये एक ट्रैप है। दूसरा जो हम लोग जुरिस्डिक्शन देखते हैं वो देखते हैं रीट। इसमें जब भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 का यूज करके और सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं डायरेक्ट। तीसरा जो है वो है एप्लीएट जुरिस्डिक्शन। इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं लोग। मतलब इसका मतलब हुआ कि पहले जाएंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग अभी सुनते नहीं, अपील करेंगे, ऊपर कोर्ट तक जाएंगे, अपील करेंगे, हाई कोर्ट के फैसला को वहां तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये अपील, तो अपील भी अब कर सकते हैं। ठीक, चौथा जो हम लोग देखते हैं वह एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ये क्या है भाई? ये कुछ नहीं है, ये आता है आर्टिकल 143 में कि प्रेसिडेंट कभी कभी मांग लेते हैं सलाह कि हाँ भाई
कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, तो यह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग लेते हैं। एक सेकेंड। फिफ्थ जो है उसको हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी अभिलेख न्यायालय। में क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर होगा, जो डिसीजन होगा, वो जो लोअर कोर्ट है उसके लिए वो एक तरीके का लॉ बन जाएगा और वो उसको फॉलो करेगा, एक तरह कानून बन जाएगा वो, और निचली अदालत उसी को मानेगा। ठीक। फिर छठा जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं न्यायिक समीक्षा, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसमें इसमें क्या है कि संसद को भी अगर कानून बनाती है, पार्लियामेंट को भी लॉ बनाएगा, अगर 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 वो अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता है, फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड कर डिक्लेयर कर देगा। तो कोई भी कानून अगर संसद पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करता है कि फंडामेंटल राइट या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को ये वायलेट तो नहीं कर रहा है। फिर कुछ कुछ अदर हम लोग उसमें पावर देखते हैं जो इनोवेशन है, जैसे कॉलेजियम। कॉलेजियम एक इनोवेशन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि विच रीट इशूड बाय कोर्ट डायरेक्ट्स अ कंसर्न अथॉरिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटी इमीडिएटली। न्यायालय द्वारा जारी निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार रीट संबंधित प्राधिकार को तुरंत कुछ करने का निर्देश देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उसको गारंटी किया गया है, तो गारंटर कौन है? गारंटर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम क्या करेंगे कि आर्टिकल 32 का यूज करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, डायरेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि वो रीट इशू करेगा, ठीक। तो रीट करने का पावर सुप्रीम कोर्ट का है आर्टिकल 32। दूसरा, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और हाई कोर्ट का आर्टिकल है 226 है। तो ये रीट कितने तरीके का? 5 तरीके का होता है। ठीक। पहला रीट को हम लोग कहते हैं हैबियस कॉर्पस। रीट को कभी भी ना हिंदी में मत पढ़िएगा, क्योंकि ना ऑप्शन में कभी कभी क्या करता है ना कि इंग्लिश को हिंदी में देवनागरी में लिख के दे देता है, उसी को दे देगा मैंडमस लिख देगा ऐसे। तो पहला हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का सीधा मतलब होता है कि वी वांट टू हैव द बॉडी, वी वांट टू हैव द बॉडी। मतलब अगर किसी आदमी का इलीगल डिटेंशन हो जाता है, इलीगल डिटेंशन मतलब कोई आपको किडनैप कर लिया या कैद कर लिया है जो इलीगल तरीके से हो, तब क्या करता है कि कोर्ट क्या करता है कि जो जो बॉडी है, मतलब ये डेड बॉडी नहीं है, जिसको डिटेन किया गया है, जिसको अरेस्ट किया गया है, या जिसका किडनैपिंग हुआ है, उसको मेरे सामने कोर्ट में हाजिर करो। सिंपल सा बात है। तो कब हाजिर? आपका अगर इलीगल डिटेंशन हुआ है, मतलब आपका जो फ्रीडम है वो कट कर दिया गया है, आपका जो लिबर्टी है वो कट कर दिया गया है। तो लिबर्टी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में। तो याद रखिएगा कि घुमा कर भी पूछ सकता है, कभी कोई पूछता है कि जो हेबियस कॉर्पस है वो किस आर्टिकल को डायरेक्ट सुरक्षा देता है, तो आर्टिकल 21 होगा। कभी घुमा कर पूछता है इसको। ठीक। तो लागू किस पे होगा? तो ये इंडिविजुअल पे भी लागू होगा और ये स्टेट पे भी लागू होगा, दोनों पे लागू होगा। दूसरा जो रीट है उसको हम लोग कहते हैं मैंडेमस। फिर एग्जाम में क्या करेगा? इसको ऐसे लिख देगा मैंडेमस, इसलिए हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, यहां पे कम से कम इंग्लिश से रट लेना है। इसका जो मतलब होता है, क्योंकि लैटिन वर्ड है तो इसका मतलब होता है कि वी कमांड। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई पुलिस है और जो अपना ड्यूटी है पुलिस, वो अपना जो ड्यूटी है पुलिस वो अपना ड्यूटी नहीं पूरा कर रही है, तो हम डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जाएंगे और वो क्या करेगा कि वो मैंडेमस इशू करेगा कोर्ट कि तुम इमीडिएटली जो तुम्हारा ड्यूटी है उसको फॉलो करो। और ये जो मैंडेमस है ना, ये बहुत पॉपुलर है। सबसे पॉपुलर अगर कोई रीट है ना तो वो मैंडेमस है। ये भी ऐसा याद मतलब दिमाग में रखिएगा कि ये बहुत बार यूज होता है, बहुत बार, समझे। और ये स्टेट के किसी भी अथॉरिटी को यूज हो जाएगा, किसी भी अथॉरिटी को, इवन की जो जो लोअर कोर्ट है उस पर भी, क्योंकि कोर्ट भी स्टेट का पार्ट है। हालांकि थोड़ा सा अलग टॉपिक है इसलिए भटकेंगे नहीं। याद रखिएगा कि तो ये बहुत पॉपुलर है, किसी पे लागू हो जाएगा कि स्टेट के किसी भी अथॉरिटी पे लागू हो जाएगा। एक चीज जैसे मान लीजिए कि बिहार का कोई जल बोर्ड है, बिहार जल बोर्ड, या मान लीजिए कि बिहार में कोई कोई बिजली बोर्ड है कुछ, वो अपना अगर ड्यूटी नहीं कर रहा है, जो भी उसका ड्यूटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन या कानून में लिखा हुआ है, तो क्या करेगा कि कोर्ट उसको ऑर्डर देगा, ये भैया तुम नहीं करो, ये करो। बराबर पेपर में देखते रहते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, हाई कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने वो कहा, वो मैंडेमस ही होता है, वो मैंडेमस ही करता है। सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो वो मैंडेमस होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। थर्ड जो रीट है वो है प्रोविजन, और फोर्थ जो रीट है वो है सर्टियोररी। देखो दोनों का नेचर एक है, लोग दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। इसका दोनों का मतलब होता है वी स्टॉप, दोनों का मतलब होता है वी स्टॉप, ये दोनों लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में मतलब होता है दोनों वी स्टॉप। इसमें जो प्रोविजन और इसमें क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस देख लीजिए कि मान लो कोई आदमी है, वो उसके अगेंस्ट में कोई गया कोर्ट में, मतलब स्टेट गया कोर्ट में, और कोर्ट का डिसीजन अभी पेंडिंग है, प्रोसीडिंग अभी चल रहा है, मतलब फाइनल डिसीजन नहीं आया, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर वो आदमी गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उस समय जो लागू होगा वो होगा प्रोहिबिशन। और हायर कोर्ट है वो क्या करेगा, लोअर कोर्ट को रोक देगा, मतलब कि आपके ये क्षेत्राधिकार में नहीं है कंसर्न जो केस, तो आप इस पे रुक जाइए। ठीक। अब सर्टियररी में क्या होता है कि मान लो किसी आदमी पे कोई केस हुआ, स्टेट केस किया, कोर्ट में गया, और कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया, फाइनल ऑर्डर या फाइनल डिसीजन आ गया, और फिर इस पर्सन को लगता है कि नहीं, जो कोर्ट में जो डिसीजन आया है ये इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है वो, तब क्या होगा कि तब ये पर्सन जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और तब जो इशू होगा वो होगा सर्टियररी। ठीक। तो फाइनल डिसीजन आ गया तो अब सर्टियररी यूज होगा, और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग प्रोविजन यूज होगा। दोनों का मतलब होता है सेम। एक ट्रिक है जो बहुत लोग यूज करता है, वो देख लीजिए, वो क्या है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पी पहले आता है और क्योर में सी बाद में आ रहा है, मतलब पी पहले आएगा, मतलब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग प्रोहिबिशन होगा, और जब फाइनल डिसीजन आ गया है क्योर, तब सर्टियररी होगा। तो याद रखिएगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए पांचवा जो रीट है उसको कहते हैं को वारंटो। देखिए कोई भी जो पब्लिक पोस्ट है, पब्लिक ऑफिस है, उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मान लो कि यहाँ का कोई सीएम बना हुआ है, कोई पीएम बना हुआ है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई एसडीएम है, कोई एसपी है, कोई कुछ है, कोई क्या है, जो भी है उसका क्राइटेरिया है। वो ऐसे नहीं बैठा हुआ, उस क्राइटेरिया को कोई फुलफिल कर रहा है तो उसी पोस्ट पे बैठा हुआ है आदमी। मान लो कि ऐसा कोई पब्लिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और फिर कोई चला गया कोर्ट, तब कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तब वो इशू करता है को वारंटो। और इसका मतलब होता है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी। और इसी को जब आप देखेंगे बहुत लोग कहता है कि सो कॉल नोटिस जारी हो गया है। सो कॉल नोटिस यही है,
जो हम लोग मतलब आम बोलचाल की भाषा में करते हैं सो कोड नोटिस, सो कोड नोटिस यही होता है, को वारंट टू। ठीक, क्वेश्चन क्या था कि कोर्ट क्या है, वो डायरेक्ट करता है कंसर्न अथॉरिटी को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक ड्यूटी इमीडिएटली। अब ऑप्शन देखिए, सर्टियरी क्या था, नहीं ये तो कोर्ट पे लागू होता था, और कब, जब फाइनल डिसीजन आ जाए तब, फाइनल डिसीजन के बाद होता था। ठीक, को वारंटो क्या है, को वारंटो कब होता था, व्हाट इज योर अथॉरिटी, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है जो इलिजिबल नहीं है, तब ये इशू होगा। हाबियस कॉर्पस कब होता है, वी वांट टू हैव द बॉडी, मतलब कोई इलीगल डिटेंशन का बात हो रहा था, ये तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा को वारंटो, तो बचा कौन, मैंडेमस। मैंडेमस हम लोग देखे थे कि मान लो पुलिस कोई काम नहीं करता है, अपना ड्यूटी फॉलो नहीं करता है, मान लो बिहार का जल बोर्ड अपना ड्यूटी फॉलो नहीं करता है, बिहार का शिक्षा मंत्रालय अपना ड्यूटी फॉलो नहीं करता है, तब क्या होगा कि मैंडेमस होगा, कमांड, सिंपल सा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 4 के निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध है। ठीक, डीपीएसपी पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, ये है 39 डी में है, ये बी में नहीं डी में ये पार्ट है। समान नागरिक संहिता बहुत फेमस है, आर्टिकल 44। थर्ड है वो कह रहा है कि छोटा परिवार का आदर्श, ऐसा कुछ नहीं है, कट गया, ये कट गया तो नीचे ये कट गया, ये कट गया। फोर्थ क्या देख लेते हैं, फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, ये भी नहीं है, तो 1 2 आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, ये मेंस में भी इस पे बहुत क्वेश्चन रहता है, तो इस पे कमांड बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से। प्री में भी क्वेश्चन रहता है, मेंस में तो भर के रहता है इस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का चार्टर किसने कहा था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है वो है पॉलिटिकल राइट, और डीपीएसपी जो है ये सोशल और इकोनॉमिकल राइट। ठीक, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है डीपीएसपी, सामाजिक प्लस आर्थिक न्याय, और ये बात करता है राजनीतिक न्याय की। ठीक, अब देखिए दोनों राइट हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट तो राइट है, ये तो पता ही है आप लोगों को। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी राइट ही है, लेकिन अंतर क्या है कि जिस जिस राइट को देने में सरकार को पैसा खर्च हो रहा था, पैसा खर्च हो रहा था, उस राइट को सरकार क्या, मतलब सरकार ने, स्टेट क्या बोला कि हम इसको अभी नहीं देंगे, इसको बाद में फ्यूचर में जब स्टेट के पास पैसा हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा, तब स्टेट धीरे 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 इस राइट को देना शुरू करेगा। फंडामेंटल राइट में, पॉलिटिकल राइट में सरकार को देने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा था, मतलब कोई रिसोर्स जरूरत नहीं था, तो उसने क्या किया कि सरकार इमीडिएटली दे दिया, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बना तभी फंडामेंटल राइट दे दिया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है ये जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब डीपीएसपी में जो भी राइट दिया, जैसे हम लोग को डीपीएसपी में दिया हुआ है राइट टू वर्क, हमको काम नहीं मिल रहा है, तो हम इसको जा लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हमको काम क्यों नहीं मिल रहा है, राइट टू वर्क तो मेरा राइट है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट में फ्रीडम एक्सप्रेशन हमको नहीं मिल रहा है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। दोनों राइट है, लेकिन इसमें सरकार को रिसोर्स का जरूरत है, फंडामेंटल राइट में सरकार को कोई रिसोर्स का जरूरत नहीं है, इसलिए इमीडिएट मिल गया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना वैसे हम लोग को फंडामेंटल राइट इमीडिएट मिल गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 39। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। ठीक, कि रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, ये आर्टिकल 39 का पार्ट नहीं है, ये आर्टिकल
47 में आता है ये डीपीएसपी का ही, लेकिन आर्टिकल 47 में आता है ये। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। तो 89 डी में हम लोग पिछले ही देख चुके हैं इसमें। ठीक, तीसरा जो कहता है कि नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के लिए अपनी आयु और शक्ति के अनुरूप व्यवसायों में प्रवेश के लिए मजबूर न किया जाए। ये भी पार्ट 39 का है, 39 ई में ये आता है। डी क्या कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि वे सर्वजन हिताय हो। ये भी 39 का पार्ट है, 39 बी में आता है। तो कौन नहीं है, तो ए नहीं है, ये है डीपीएसपी का, लेकिन 47 में आता है ये, बाकी सब 39 का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉल्स अंडर, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? पीओ 2018 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को गारंटी दिया गया है। अगर गारंटी है तो इसका मतलब कि कोई गारंटर भी होगा, बिना गारंटर का गारंटी होता ही नहीं है। ठीक, कोई भी पर्सन है उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है तो आदमी क्या करेगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट जाने का जो रास्ता है ना, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 32 में। ठीक, कोर्ट क्या करता है कि रीट इशू कर देता है, जिस रीट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टेट क्या करता है? स्टेट अगर ये रास्ता है सुप्रीम कोर्ट जाने का 32, अगर चाहेगा कि स्टेट चाहे कि इसी को हम खत्म कर दें, आर्टिकल 32 का ही यूज खत्म कर दें, मतलब आर्टिकल 32 को ही हटा दे, डिलीट कर दें, अमेंड कर दें, तो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे फिर? तो जो भी फंडामेंटल राइट है उसको आराम से स्टेट क्या करेगा? उसका मिसयूज करेगा, आराम से कट करेगा, फंडामेंटल राइट को वायोलेट करेगा, आर्बिट्रेट करेगा। उस आर्टिकल 32 अपने आप में भी फंडामेंटल राइट है। तुम आर्टिकल 32 को अमेंड नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आर्टिकल 32 को अगर आप कट कर दीजिएगा तो फंडामेंटल राइट कोई उसका कोई उपयोग ही नहीं है। आप क्या कीजिएगा फंडामेंटल राइट का? इसलिए बी.आर. अम्बेडकर इसको हार्ट एंड सोल बोले थे। हार्ट एंड सोल बोले थे। किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया? तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किस स्टेट को नहीं मिला है अभी तक? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। बिहार को कभी नहीं मिला है। SCS जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, नाम में ये स्टेटस है, ये एक तरीके से तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट को। इसमें क्या होता है कि अनुदान जो मिलता है सेंट्रल से वो ज्यादा मिलेगा, प्लस जो भी सेंट्रल योजना है वो उसमें 90% सेंट्रल देगा और 10% स्टेट देगा। ऐसे क्या होता था कि 60% सेंट्रल देता था, 40% स्टेट देता था, लेकिन ऐसे बदल जाएगा, 90% वो उठाएगा। सिक्किम को मिला है, हिमाचल प्रदेश को भी मिला है, जम्मू एंड कश्मीर को भी मिला है, बिहार को इसमें नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन केस ऑफ लीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज एप्लीकेबल। ये CDPO 2018 क्वेश्चन है। अब हम लोग रीट देखे थे पूरा। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस किसको मिलता था? वो जो पब्लिक जो भी अथॉरिटी है जो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है उनको मिलता था, तो ये तो नहीं होगा। सर्टियरी किसको मिलता था? फाइनल ऑर्डर के बाद। को वारंटो क्या मिलता था? तुम्हारा अथॉरिटी क्या है वो पूछता था। पब्लिक ऑफिस में कोई आदमी बैठा हुआ है जो इलिजिबल नहीं है उसको को वारंटो। सर्टियरी किसको था? ये फाइनल ऑर्डर आ गया है कोर्ट का, और उसके बाद और ड्यूरिंग हियरिंग उसमें क्या था? उसमें था प्रोहिबिशन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या था? फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हेबियस कॉर्पस क्या था? इलीगल डिटेंशन। इलीगल डिटेंशन किसका? स्टेट प्लस इंडिविजुअल। कोई भी आपको या तो स्टेट अरेस्ट कर लेता है पुलिस, या फिर कोई आपको किडनैप कर लेता है, उसमें क्या हुआ? हेबियस कॉर्पस, मतलब बॉडी मेरे सामने ले आओ। ठीक है। मैंडेमस किस पे? जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो अपना ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब बिजली बोर्ड वाला काम अच्छा से नहीं कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला अच्छा से काम नहीं कर रहा है, नगर निगम वाला अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सबसे कॉमन बताए थे वी कमांड, सबसे ज्यादा यूज होता है
भाई ये करो, इमीडिएटली करो। मैंडेमस सर्टियरी क्या था कि कोर्ट का जब फाइनल ऑर्डर आ जाता है उसके बाद होते हैं हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो कहता है वी स्टॉप। और एक देखे थे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन सेम नेचर था, लेकिन ड्यूरिंग हियरिंग जो था वो प्रोहिबिशन, फाइनल जो जजमेंट आने के बाद वो सर्टियरी। फिर को वारंटो हम लोग क्या देखे थे, व्हाट इज योर ऑथोरिटी, मतलब पब्लिक ऑफिस में ऐसा बैठा हुआ कोई आदमी जो इलिजिबल नहीं है और उस ऑफिस को होल्ड किए हुए, उस सीट को होल्ड किए हुए है, तो कोर्ट पूछेगा कि भाई तुम्हारा ऑथोरिटी क्या है, तुम इलिजिबल नहीं हो तो। मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा को शामिल करती है? ठीक, एक करके देखते हैं। इसमें अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये क्या है, ये आर्टिकल 23 एंड 24 है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट टू फ्रीडम ये क्या था, 19 से लेके 22 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये 32 देखे हम लोग। इक्वलिटी 14 से लेके 18। पूछ क्या रहा है, अनटचेबिलिटी पूछ रहा है, यानी आर्टिकल 17 पूछ रहा है आपसे। 17 किस में फॉलो करेगा, राइट टू इक्वलिटी में। आंसर हो गया। एक बार हम लोग फंडामेंटल राइट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, ये कहां आता है, आर्टिकल 12 से लेके 35 में। आर्टिकल 12 में क्या है, ये है स्टेट का डिफिनीशन। ये कहता है कि स्टेट क्या होगा। ठीक, आर्टिकल 13 क्या होगा, ये कहता है कि व्हाट इज नॉट लॉ, यानी लॉ की परिभाषा ये देता है हम लोगों को। और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा, डिक्लेयर। इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। और ये बीपीएससी का भैया फेवरेट टॉपिक है। अरे बीपीएससी हो गया, क्या लिखती है, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू अगर पूछे कि किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 13 में है। ठीक, फिर आर्टिकल हम लोग देखते हैं 14 से 18। ये है इक्वलिटी, समानता की बात करता है। फिर आर्टिकल हम लोग देखते हैं 19 से लेके 22, ये फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता। फिर हम लोग आर्टिकल देखते हैं 23 और 24, ये एक्सप्लॉयटेशन रोकता है। फिर हम लोग आर्टिकल देखते हैं 25 से 28, ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। फिर हम लोग आर्टिकल देखते हैं 29 एंड 30, ये कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। फिर आर्टिकल हो जाता है 32, यह है राइट टू रेमेडीज। इसमें एक आर्टिकल 31 था जो 44th अमेंडमेंट के थ्रू वो था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको खत्म कर दिया गया। खत्म नहीं किया गया, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और एक लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 300A में डाल दिया गया इसको, यहां से हटा के। ठीक, ये फंडामेंटल राइट था, ये फंडामेंटल राइट था। 12-13 याद रखिएगा कि 12 तो है कि स्टेट का डेफिनेशन है, स्टेट क्या होगा, स्टेट में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो इसको बोलते हैं पार्लियामेंट, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव, या फिर जो स्टेट का रोल प्ले कर रहा है, एज ए स्टेट काम कर रहा है, वो स्टेट मानेंगे हम लोग। 13 क्या कहता है, 13 में कहता है कि लॉ कौन सा होगा, तो वो ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करे वो लॉ नहीं होगा। उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। यानी यहीं से डॉक्ट्रिन जो आता है वो है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन यहीं से होता है और यहीं से फिर इसका एक्सटेंशन हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसी का एक्सटेंशन है, जुडिशियल रिव्यू का ही। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। तो हम लोग अभी 10 क्वेश्चन किए आज, और जहां भी फैक्ट के अलावा जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग यहाँ से
सीखे हैं। और पिछली वीडियो में आपको बताया था कि केवल ये 10 नहीं है, 10 ये बहुत मल्टीपल है इसको। एक क्वेश्चन को भी 4 लेके चलिएगा तो, क्योंकि एक-एक ऑप्शन को ही हम लोग एनालाइज किए। तो थोड़ा-सा 10 क्वेश्चन देखने में लगता है कि अरे यार इतना मिनट का वीडियो 10 क्वेश्चन, लेकिन इसको अगर अच्छे से आप देखेंगे तो इसका बहुत यूज है, समझे। पिछला वीडियो था 10 क्वेश्चन पे, ये भी अब 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग पॉलिटी का धीरे-धीरे खत्म कर देंगे। और यही होगा, मतलब जहां भी कंसेप्ट का जरूरत होगा, कंसेप्ट का जहां भी जरूरत होगा कंसेप्ट को देखेंगे, और उसके ऑप्शन को जहां भी संभव हो जितना भी एक्सप्लेन करने का कोशिश तो करते हैं शॉर्ट में हो, लेकिन बढ़ जाता है कभी कभी टाइम एक्स्ट्रा फैक्ट को कंसेप्ट को यूज करने में।